हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एसएस क्रोटॉफ के प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। एसएस क्रोटॉफ प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ बॉडी विथ जीरो इनिशियल वेलोसिटी मूव्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h and then ascends along the same plane with an initial velocity such that it stops at the same height small h, in which case is a time of motion longer। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो डायग्राम के हेल्प समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और फिर पॉसिबल केसेस को लेते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है ये हम लोग कंसिडर करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रोटॉफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इसलिए भी हेल्पफुल है क्योंकि ये जेईई एडवांस और ओलंपियाड्स दोनों का कंपटीशन लेवल पे एक अच्छा तैयारी कह सकते हैं। कंसेप्चुअल लेवल पे जो नॉर्मल बुक्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिक लेवल के लिए, बेसिक लेवल क्लियर करने के लिए एस सी वर्मा सॉल्व कर सकते हैं, पर कंसेप्चुअल लेवल थोड़ा और बढ़ाने के लिए, एक हाई लेवल पे पहुंचने के लिए आई इरोडॉफ या फिर एसएस क्रोटॉफ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। बहुत ध्यान से बच्चों इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान है प्रॉब्लम। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम में एक इंक्लाइन प्लेन कंसिडर किया गया है, जिस इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 से प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो मोशन है इस ब्लॉक का, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका, और ये जो हाइट है स्मॉल h है, और बाकी वेरिएबल्स हम लोग अपने मन से कंसिडर कर सकते हैं। जैसे इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को हम लोग अल्फा शो कर सकते हैं या थीटा मान सकते हैं, और इस डिस्टेंस को s मान लिए। इसको h के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पर अभी के लिए हम लोग वेरिएबल क्या मान रहे हैं, इसको s। और एज्यूम कर रहे हैं कि अभी इस इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं है तब क्या केस बनता है वो देखते हैं, और उसके बाद इस पे फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे, और फ्रिक्शन के केस में फिर क्या आंसर पे इफेक्ट पड़ता है वो भी देखेंगे। तो दोनों ही कंडीशन को लेके हम लोग रिजल्ट तैयार करेंगे। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जब फ्रिक्शन नहीं है तब इस ब्लॉक को अगर इस टॉप मोस्ट पोजीशन से छोड़ा जाए तब टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट दोनों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम में कहा गया है कि पहले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ इसको प्रोजेक्ट किया जाता है और फिर ये नीचे की तरफ आता है, तो उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहेंगे। ये टोटल डिस्टेंस s कवर करने में जो समय लगेगा, और फिर किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फिर से वापस प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक यहाँ h हाइट पे आके रुक जाता है। तब टाइम ऑफ एसेंट होगा, वो एसेंट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कौन ज़्यादा होगा ये पता करना है। दो पॉसिबल केसेस है कि जब फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तब, और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब। तो सबसे फर्स्ट केस देखते हैं बच्चों, जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब क्या केस बनता है। जब फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इस मोशन के अलॉन्ग फ्रिक्शन नहीं है, तब इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ इसको प्रोजेक्ट किया जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तब टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। क्लियर है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग इस टाइम को निकाल सकते हैं, और यही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। तो केवल वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हुए हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम लिख सकते हैं, जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया
केवल ये बचेगा हाफ AT²। तो एक्सेलरेशन की जगह हम लोग g sin अल्फा रख सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से क्लियर होगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा g sin अल्फा। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग शो नहीं कर रहे हैं, हर बच्चे को क्लियर होगा। अगर क्रोटॉफ सॉल्व कर रहे हैं तो इतना मान सकते हैं कि FBD क्लियर होगा। तो FBD क्लियर होने से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में g sin अल्फा होगा। इतने प्रैक्टिस के बाद हम लोग केवल देख के ही बता सकते हैं कि ये g sin अल्फा है। तो हाफ g sin अल्फा इंटू T², ठीक है। तो बच्चों फाइनली हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते हैं 2s बाई g sin अल्फा। इस टाइम को हम लोग सफिक्स के साथ समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर d लिखते हैं तो ये टाइम ऑफ डिसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका वैल्यू कितना हो गया 2s डिवाइड बाई g sin अल्फा रूट ओवर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है इसलिए रूट ओवर हो जाएगा। तो टाइम ऑफ डिसेंट फाइनली कितना निकला 2s बाई g sin अल्फा, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक या पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा तो फिर वापस इसको प्रोजेक्ट भी करना है किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, ताकि ये इस हाइट तक पहुंचे। अब टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको अलग से हम लोग नोट कर लेंगे। अब जब बॉडी को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे विथ इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ इस बॉडी को जब प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जो है g sin अल्फा ही काम करेगा, ठीक है। डायरेक्शन सेम होगा और बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, और फाइनली जब h हाइट पे होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। तब वहाँ से हम लोग काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला के हेल्प से कितना समय लगा वो निकाल सकते हैं, और वही टाइम ऑफ एसेंट होगा, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये u का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। और फिर इस u से हम लोग फाइनल टाइम निकालेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे 0, क्योंकि ब्लॉक यहाँ स्टॉप हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना प्रोवाइड किए हैं u, और जब ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा तो ये रिटार्डेशन के केस में है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये रिटार्डेशन का केस है, इसलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, यहाँ से हम लोग u कैलकुलेट कर सकते हैं 2g sin अल्फा इंटू स्मॉल s के पावर हाफ, या रूट लगा सकते हैं, रूट का वैल्यू ही होता है हाफ। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को इतना प्रोवाइड करना होगा इस पॉइंट पे, ताकि ये इस हाइट पे आके रुक जाए। अब इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब काइनेमेटिक के फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस AT से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए कि फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन कितना है वो भी पता है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नहीं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 2g sin अल्फा इंटू स्मॉल s रूट ओवर, माइनस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है g sin अल्फा, और टाइम ऑफ एसेंट को हम लोग TA भी लिख सकते हैं, सफिक्स TA, तो उसको लास्ट में हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग TA कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे टाइम ऑफ एसेंट जो है वो 2s बाई जी साइन अल्फा होगा। इस पूरे टर्म को अगर सॉल्व कर लेते हैं, जी साइन अल्फा टी को इधर ले जाके, और फिर टी को हम लोग क्या मान लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके कितना आएगा 2s बाई जी साइन अल्फा रूट ओवर, रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में क्या रिलेशन है हम लोग देख चुके हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू भी इतना ही था और टाइम ऑफ एसेंट का भी वैल्यू इतना ही है। तो हम लोग कह सकते हैं जब फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो जितना समय नीचे उतरने में लगेगा उतना ही समय ऊपर जाने में भी लगेगा। कहने का मतलब है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा। तब फाइनली हम लोग जब फ्रिक्शन एब्सेंट है तो उस केस में लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से यहाँ तक उतरने का वो टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। क्लियर है, काफ़ी आसान था। अब हम लोग नेक्स्ट केस में क्या मानेंगे, जब फ्रिक्शन होगा तब इन दोनों के बीच में क्या यही रिलेशन होगा या फिर रिलेशन बदलेगा।
क्योंकि प्रॉब्लम में नहीं कहा गया है कि फ्रिक्शन है या नहीं है, तो इसलिए हम लोग को दोनों कंडीशन लेके चलना होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्रिक्शन होगा तब क्या केस है। अब बच्चों हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, फ्रिक्शन इस इंक्लाइन प्लेन पे जब होगा तब हम लोग क्या क्या चेंजेस लाएंगे इस प्रॉब्लम में वो देखते हैं। सब कुछ सेम होगा, बस एक मोशन के दौरान एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये तो कॉमन सा लॉजिक है कि मोशन के अलॉन्ग एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा अगर फ्रिक्शन है इस सरफेस पे तो। ठीक है, तो जी साइन अल्फा तो इधर एक्ट करेगा और एक एक्स्ट्रा जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल एफ से हम लोग शो कर सकते हैं, वो एक्ट करेगा। तो टाइम ऑफ जो डिसेंट था जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किए थे, बस उसी में हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग बच्चों लिखे थे ट्वाइस एस डिवाइड बाई जी साइन अल्फा रूट ओवर। उस रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट भी लिख सकते थे। तो ट्वाइस एस बाई जी साइन अल्फा। अब हम लोग यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि अब इस बॉडी पे दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में और एक अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब इसके एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा। तो अब जो नेट एक्सेलरेशन वो इतना नहीं रहेगा, जी साइन अल्फा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस करना है। जी साइन अल्फा तो लगेगा, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी जो इफेक्ट होगा वो हम लोग कंसिडर करेंगे। टाइम ऑफ डिसेंट को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 2s डिवाइडेड बाई जी साइन अल्फा माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाई एम। अगर इस ब्लॉक का मास m है तो f बाई एम लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इतना कैसे हुआ ये तो क्लियर होगा, पर एक बार हम लोग यहाँ बगल में शो कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग लिखें। अगर इसके फ्री बॉडी डायग्राम को कंसिडर करें तो एम जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एम जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एम जी साइन अल्फा माइनस स्मॉल एफ। ठीक है, और नेट फोर्स को अगर मास से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो इस स्मॉल एम से इस स्मॉल एम को कैंसिल कर सकते हैं, तो बच जाएगा जी साइन अल्फा माइनस स्मॉल एफ बाई एम। तो जी साइन अल्फा माइनस स्मॉल एफ बाई एम। तो केवल बेसिक्स क्लियर है तो आसानी से हम लोग ये पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया, 2s डिवाइड बाई जी साइन अल्फा माइनस एफ बाई एम। ये ध्यान रखना है, ये माइनस साइन पे। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। पहले जी साइन अल्फा था, अब उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू घट जाएगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ एसेंट पे चलते हैं। सेकेंड केस में बच्चों क्या होगा कि टाइम ऑफ एसेंट में हम लोग कुछ बदलाव करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट भी बिल्कुल इसी की तरह हम लोग लिख सकते हैं। जब समझेंगे इसको ध्यान से तो बस केवल माइनस साइन में अंतर होगा, यहाँ प्लस साइन हो गया केवल इसलिए कि जब बॉडी को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो जी साइन अल्फा तो बिल्कुल इधर ही एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा जी साइन अल्फा के डायरेक्शन में। तो क्या होगा कि पहले जब एक्सेलरेशन और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था तो यहाँ नेगेटिव साइन आया, लेकिन अब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस साइन हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, जैसे लिखे थे एम जी साइन अल्फा माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए लिखे थे, उसी तरह से एम जी साइन अल्फा प्लस एफ इक्वल्स टू एम ए, तो प्लस एफ हो गया यहाँ पे। उसको यहाँ हम लोग शो कर लेते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा प्लस एफ, एम जी साइन अल्फा प्लस एफ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अब किधर एक्ट करेगा, इसी डायरेक्शन में, डिवाइडेड बाई स्मॉल एम इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन वाकई में रिटार्डेशन है, क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और बॉडी का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो ये रिटार्डेशन का केस होगा, तब जाके ये बॉडी यहाँ स्टॉप करेगा। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्लस साइन है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ प्लस हो गया एक्सेलरेशन की जगह पे। तो टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट में अब जो मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप होगा उसको कंसिडर करते हैं।
टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा? यहाँ पे जी साइन अल्फा 2s सब कॉमन है, यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, जी साइन अल्फा है, जी साइन अल्फा है, बस एक एक्स्ट्रा टर्म है जो माइनस प्लस से सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे देखें तो जी साइन अल्फा में कुछ ऐड कर रहे हैं, और जब कभी भी कुछ ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया और यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा और किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एक बड़े क्वांटिटी के साथ, तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू छोटा हो जाएगा, और उसके ऊपर रूट चढ़ा है तो वो और छोटा हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट छोटा होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। ठीक है, जी साइन अल्फा माइनस एफ बाई एम है, तो जी साइन अल्फा में से कुछ घटा रहे हैं, तो इसके कंपेरिजन में ये तो छोटा हो गया। और जब 2s को डिवाइड करेंगे इससे तो ये बड़ा क्वांटिटी होगा इसके कंपैरिजन में, इससे कंपेयर करके ये बड़ा कह सकते हैं इसको। तो कुछ भी वैल्यूज यहाँ पुट करें, टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो ज़्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट से। ठीक है, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट विल बी लेसर देन टाइम ऑफ डिसेंट, या दूसरे शब्दों में कहें तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब उतरने का टाइम वो ज़्यादा होगा। प्रॉब्लम में यही पूछा गया था, तो हम लोग कहेंगे कि टाइम ऑफ डिसेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू टाइम ऑफ एसेंट। तो ये तो प्योर लॉजिक है कि यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, फिर उसके आधार पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट से छोटा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व किए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हम लोग इरोडॉफ सेक्शन में इरोडॉफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या फिर IIT JEE के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर्स के, या जो क्रोटॉफ के प्रॉब्लम्स को आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक एक प्रॉब्लम्स को हम लोग आसानी से इसी तरह से कंसेप्चुअल वे में सॉल्व करेंगे ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ 1.2 के साथ, और उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।